नमस्कार। कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत। 1 फरवरी को वित्त मंत्री ने पेश किया आम बजट। प्रधानमंत्री ने सत्र के सार्थक और रचनात्मक होने की जताई उम्मीद। जर्मन संसद के प्रतिनिधिमंडल की लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि साझा मूल्यों और समान लक्ष्यों पर आधारित है दोनों देशों के संबंध। संसदीय सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर। उपराष्ट्रपति की एनएसएस दल के स्वयंसेवकों के साथ बातचीत। युवाओं से मौलिक कर्तव्यों का पालन करने की अपील। कहा, नए भारत के निर्माण में निभाए महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस समारोह में राष्ट्रपति का संबोधन। कहा, महिला सशक्तिकरण केवल सामाजिक न्याय का मुद्दा नहीं बल्कि आर्थिक विकास के लिए भी है जरूरी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। राजघाट पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने दी श्रद्धांजलि। समाधि स्थल पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के दौरान सरकार की उपलब्धियों और नीतियों का जिक्र किया। साथ ही कहा कि ये सरकार फैसले लेने के लिए निडर और देश हित को सर्वोपरि रखने वाली सरकार है। जिसके बाद 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023-24 के लिए आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री और पूरी टीम को बधाई दी। साथ ही कहा कि यह बजट वंचितों को वरीयता देता है और विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने में मदद करेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सभी दलों से बजट सत्र के दौरान सार्थक चर्चा में सहयोग की अपील की। इकतीस जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों और नीतियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत में मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है जो बिना डरे काम कर रही है। मेरी सरकार के लगभग 9 वर्षों में भारत के लोगों ने अनेक सकारात्मक परिवर्तन पहली बार देखे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर है और दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। जो भारत कभी अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने 2047 तक देश को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के 9 साल के कार्यकाल में देश ने कई सकारात्मक बदलाव देखे। सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि हर भारतीय का आत्मविश्वास ऊंचा है। भारत के प्रति विश्व का नजरिया बदला है। उन्होंने कहा कि अगले 25 सालों में ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो। हमें 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो, और जो अपने मानवीय दायित्वों का पूरा करने के लिए भी समर्थ हो। ऐसा भारत हो जिसमें गरीबी ना हो, जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो। ऐसा भारत हो जिसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़े हो, जिसके युवा समय से 2 कदम आगे चलते हो। ऐसा भारत
जिसकी विविधता और अधिक उज्जवल हो, जिसकी एकता और अधिक अटल हो। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 की आर्थिक समीक्षा की प्रति रखी गई। सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक समीक्षा 2022-23 की प्रति सदन के पटल पर रखी। राज्यसभा में भी 2022-23 की आर्थिक समीक्षा की प्रति सदन के पटल पर रखी गई और इसके बाद बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद के बजट सत्र के पहले सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में सरकार ने कहा कि वह संसद में नियमों के तहत हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील करती है। बैठक में सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद थे। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये अमृतकाल का पहला बजट है जिसमें 7 प्राथमिकताएं हैं। इनमें समावेशी विकास, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, अंतिम छोर तक पहुंच, बुनियादी ढांचे का विकास और क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल शामिल है। This is the first budget in Amritkal. This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at 100. We envision a prosperous and inclusive India in which the fruits of development will reach all sections and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled castes and scheduled tribes. बजट पेश किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में बीएसी यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी, एनसीपी, अकाली दल के अलावा अन्य दलों के नेता भी शामिल हुए। सभी दलों के नेताओं ने बजट सत्र के दौरान किए जाने वाले कार्यों और सदन के सुचारू संचालन पर चर्चा की। सभी नेताओं ने कार्यवाही को सुचारू तरीके से चलाने और सदन में सार्थक चर्चा में सहयोग का भरोसा जताया। जर्मन संसद के एक प्रतिनिधिमंडल ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। भारत और जर्मनी के बीच दीर्घकालिक संबंधों का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि दोनों देशों के आपसी संबंध साझा मूल्यों और समान लक्ष्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि जीवंत और बहुलवादी लोकतंत्र के रूप में भारत और जर्मनी उभरती वैश्विक चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि वर्तमान जर्मन सरकार ने भारत के साथ परामर्श वार्ताएं शुरू की हैं, जो कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए सराहनीय पहल है। जर्मन संसद के एक प्रतिनिधि मंडल ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2021 में भारत जर्मनी राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष और जर्मनी भारत संसदीय मैत्रीय समूह के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर दोनों देशों के मध्य संसदीय संबंधों को मजबूत बनाने में जर्मन सांसदों के योगदान की सराहना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच साल 2000 से एक रणनीतिक साझेदारी है, जो 2011 से शासन अध्यक्षों के स्तर पर आपसी परामर्श के माध्यम से और सुदृढ़ हुई है। उन्होंने खुशी जाहिर की कि जर्मन सरकार ने भारत के साथ परामर्श वार्ताएं शुरू की हैं, जो कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए सराहनीय पहल है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति निवास पर यह मुलाकात हुई। एनएसएस स्वयंसेवकों से संवाद करते हुए उपराष्ट्रपति ने युवाओं से मौलिक कर्तव्यों का पालन करने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि एनएसएस का उद्देश्य स्वयं से पहले आप हैं, जो कि भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। इसी विचार के आधार पर युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करना चाहिए। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौतियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के प्रति हमारे मौलिक कर्तव्यों को गंभीरता से लेकर इस समस्या से प्रभावी तरीके से निपटा जा सकता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस साल के गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस के स्वयंसेवकों से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति निवास पर एनएसएस स्वयंसेवकों से संवाद करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राष्ट्र सेवा के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करें, ताकि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने युवाओं से मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए संविधान में निहित कर्तव्यों का पालन करने की अपील की। साथ ही कहा कि पर्यावरण के प्रति हमें अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लेना होगा, तभी हम इस समस्या से प्रभावी तरीके से निपट सकते हैं। हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य that should be seen in precedence to fundamental rights। और मैं आपको ये कहूँगा कि एक बार आप मौलिक दायित्वों को पढ़ लेंगे, once you go through those 11 fundamental duties, आप कहोगे ये तो आसान है। हींग लगे न फिटकड़ी, रंग चोखो आवे, पर इसकी शुरुआत अभी कर दीजिए। आप फंडामेंटल ड्यूटीज को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक चीज बहुत साफ नजर आएगी, जो क्लाइमेट चेंज हम पर बहुत बड़ा कुप्रभाव डाल रहा है, जो असमानता आ रही है, उस सब का बोध हमें हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस बात पर जोर दिया कि भारत उत्थान के मार्ग पर है और यह अपने अमृतकाल के अत्यधिक महत्वपूर्ण समय पर है। उन्होंने कहा कि युवाओं को वर्षों से अर्जित की गई भारत की प्रौद्योगिकी उपलब्धियों, आर्थिक विकास और कल्याणकारी पहलों पर सही अर्थों में गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत हाल ही में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। साथ ही भरोसा जताया कि दशक के समाप्त होने से पहले भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। Be proud Indians. Take pride in your country. Keep Bharat always first. And be proud of our achievements. Why not? कुछ महीने पहले ही जिन्होंने हम पर 200 साल तक राज किया, कहते थे उनका सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, उनकी इकोनॉमी को सरपास करते हुए भारत अटेंड द स्टेटस ऑफ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और इस ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में जो अपवर्ड है कंटिन्यूअली, इसमें योगदान सबका है, पर स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज का ज्यादा है, किसान का ज्यादा है, एंड दैट इज ओनली ऑल ऑन अकाउंट ऑफ दैट वी कीप आवर भारत फर्स्ट। बाय टर्न ऑफ द डिकेड वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। बता दें कि गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों में देश भर से 5 क्षेत्रीय शिविरों से चुने गए लगभग 200 स्वयंसेवकों ने उपराष्ट्रपति से बातचीत की। इस अवसर पर युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में पद्म पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि महानगरों से लेकर सुदूर गांवों तक पद्म पुरस्कार से अलंकृत इन विभूतियों ने पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा, नशा मुक्ति सहित समाज के कई क्षेत्रों में नई क्रांति ला दी है। तमाम मुश्किलों के बावजूद देश में सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए विजेताओं द्वारा किए गए प्रयास सराहनीय है। बता दें कि कार्यक्रम का उद्देश्य संसद सदस्यों को उन सर्वोत्तम कार्यों से अवगत कराना रहा
कि जिससे कि वे उन मॉडल को अपने संसदीय क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए अपना सकें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में पद्म पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। ये बातचीत संसदीय लोकतंत्र अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान प्राइड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हुई। कार्यक्रम का उद्देश्य संसद सदस्यों को देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध सर्वोत्तम प्रथाओं से अवगत कराना रहा, जिससे कि संसद सदस्य अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए मॉडल को अपना सकें। पद्म पुरस्कार विजेता ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से संसद सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। बता दें कि ये मंच पद्म पुरस्कार से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर प्रदान करता है, जिसे बाद में पूरे देश में अपनाया जा सकता है। साथ ही ये मंच संसद सदस्यों को उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों में मदद करता है, ताकि संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों में कल्याण के लिए देश की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपना सकें। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम का विषय सशक्त नारी सशक्त भारत रखा गया। इसका उद्देश्य उन महिलाओं की सफलता को पहचान दिलाना रहा जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि महिला शक्ति के बिना आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार नहीं हो सकता। उन्होंने आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त करने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल सामाजिक न्याय का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये आर्थिक विकास के लिए भी जरूरी है। राष्ट्रपति ने इस बात पर खुशी जताई कि राष्ट्रीय महिला आयोग अपने निरंतर प्रयासों के माध्यम से लैंगिक समानता और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी महिलाओं से दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने को कहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के बिना एक मजबूत और स्वस्थ समाज की कल्पना करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाने की दिशा में काम करना होगा जहां सभी महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में पूरी तरह से भाग ले सकें और अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। महिला शक्ति के बिना एक सशक्त और स्वस्थ समाज की परिकल्पना संभव ही नहीं हो सकता। स्त्री को केवल पूजा यज्ञ मान लेना और कह देना काफी नहीं है। आज 21वीं सदी में महिलाएं सार्वजनिक और निजी जीवन में आगे बढ़कर विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल कर रही है। हम सबके मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाने की दिशा में काम करना है जहां सभी महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में पूरी तरह से भाग ले करके और अहम योगदान दे करके भारत को सशक्त बनाने हैं और महिलाओं को भी सशक्त बनाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज भी देश के कई हिस्सों में लिंग अनुपात की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस स्थिति को बदलने की जिम्मेदारी केवल सरकार की ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की है। आज भी देश के कई हिस्सों में जेंडर रेशियो की स्थिति चिंताजनक है। आज 21वीं सदी के आधुनिक युग में भी लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता है। ऐसा क्यों है? ये हम सबको सोचना है और इसका उत्तर हम सबको ढूंढना है। इस साल की थीम रही सशक्त नारी सशक्त भारत। बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा से संबंधित मामलों की समीक्षा करने, कानूनी सुधारों के उपायों की सिफारिश करने, शिकायतों के लिए निवारण की सुविधा, महिलाओं को प्रभावित करने वाली नीतियों पर और सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जयपुर में राजस्थान मसाला संघ इंटरनेशनल बिजनेस मीट का शुभारंभ किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने राजस्थान को मसाला उत्पादन की धरती बताते हुए कहा कि देश के 25% से ज्यादा मसाले के उत्पादन में राजस्थान का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और मसाला उद्योग भी कृषि पर निर्भर है। इसीलिए 2 दिन के इस सम्मेलन का केंद्र किसान यानी मसालों के उत्पादक पर रहा। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों से किसानों के पलायन पर चिंता जताते हुए कहा कि इसे रोकने के लिए गांवों के आसपास ही उद्योग लगाकर ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करवाना होगा और इस काम में राजस्थान मसाला संघ बड़ी भूमिका निभा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस जयपुर द्वारा आयोजित इंटरनेशनल बिजनेस मीट को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि राजस्थान शौर्य, स्वाभिमान, साहस और संस्कृति के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की ख्याति में किसानों, व्यापारियों और समाज सेवियों की प्रमुख भूमिका है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आपने राजस्थान की शौर्य की धरती, वीरता की धरती, त्याग तपस्या की धरती, सेवा समर्पण की धरती, लेकिन आज आपने देश और दुनिया को बता दिया कि ये मसाला प्रोडक्शन की बड़ी धरती है। और मुझे खुशी है कि भारत का 25% से ज़्यादा मसाला कल्टीवेशन में, प्रोसेस में, पैकिंग में और उसके बाद उसके एक्सपोर्ट में राजस्थान की इस धरती का बहुत बड़ा योगदान है। लोकसभा अध्यक्ष ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज राजस्थान के मसाले दुनिया में प्रसिद्ध हैं। बदलते समय में परंपरागत खेती के साथ साथ जैविक खेती और प्राकृतिक खेती पर जोर देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले समय में राजस्थान को मसाला उत्पादन का हब बनाने की जरूरत है। जब तक हम वैल्यू एडिशन किसी भी खाद्यान्न की हो या मसाले की हो या अन्य कोई भी जो धरती से उगता है, उसका भी बहुत बड़ा प्रोडक्शन का आने वाले समय में राजस्थान बनता जा रहा है। और जब हम इस वैल्यू एडिशन करने की इंडस्ट्रीज को गांव में लगाना शुरू करेंगे, ग्रामीण इलाकों के अंदर शुरू करेंगे, तो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और किसान की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। क्योंकि बदलते भारत के अंदर जहां हम परंपरागत खेती करते हैं, इस परंपरागत खेती के साथ जैविक खेती के रूप में हम कदम बढ़ा रहे हैं, प्राकृतिक खेती के रूप में अपना कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें मसाला प्रोडक्शन का भी हब बनाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस के अध्यक्ष, निदेशक और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राजघाट में बापू की समाधि पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राजघाट में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें महात्मा गांधी के प्रिय भजन गाए गए। प्रार्थना सभा में कई स्कूलों के छात्रों और विभिन्न वर्ग के लोगों ने भी हिस्सा लिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली के राजघाट में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राजघाट में आयोजित किए गए विशेष कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और नेताओं ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट के जरिए कहा कि बापू के विचारों ने सर्वोदय की भावना को सशक्त किया। उनके दर्शन में सबकी भलाई निहित थी, जिससे वैश्विक स्तर पर मानवतावाद को नई दिशा मिली।
उनके सिद्धांत हमेशा हमारे लिए पथ प्रदर्शक रहेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्वीट के जरिए कहा कि महात्मा गांधी जी के जीवन और विरासत को उनकी पुण्यतिथि शहीद दिवस के पावन अवसर पर शत शत नमन। उन्होंने ट्वीट के जरिए लिखा कि अपने स्वतंत्रता सेनानियों के अनगिनत बलिदानों को याद करें और एक मजबूत और अखंड भारत के निर्माण के लिए खुद को फिर से समर्पित करें। महान स्वतंत्रता सेनानी और अग्रणी समाज सुधारक लाला लाजपत राय की जयंती के मौके पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पुष्पांजलि अर्पित की गई। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई सांसदों और पूर्व सांसदों ने केंद्रीय कक्ष में लाला लाजपत राय के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों ने लाला लाजपत राय के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी, लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी लाला लाजपत राय को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि लाला लाजपत राय के चित्र का अनावरण तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1956 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में किया था। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं इस सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 27 जनवरी 2023 को लोक लेखा समिति की बैठक हुई। 31 जनवरी 2023 को कृषि, पशुधन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी समिति की बैठक हुई। 31 जनवरी को ही जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2022 पर संयुक्त समिति की बैठक संपन्न हुई। 2 फरवरी 2023 को प्राक्कलन समिति की बैठक संपन्न हुई। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।